कि इन मुश्किल हालात में भी भारत के संविधान में, भारत के सिस्टम में इसी जो कमजोर कर दिए गए इदारों से में भी इतनी ताकत बाकी है कि वो एक आम आदमी को इंसाफ दिला सके और एक बड़े से बड़ा इंसान, चाहे वो किसी भी ओहदे पे बैठा हो, उसको सजा भी दिला सके अगरचे वो कोई जुर्म करता है, गुनाह करता है या कानून तोड़ता है। तो यही तो हमसे दुश्मनी रखने की जालिमों की सबसे बड़ी बुनियाद और वजह है कि हम लोगों का यकीन, एतमाद, भरोसा संविधान के ऊपर से और भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर से, भारत के निजाम, संविधान और सिस्टम के ऊपर से लोगों का नहीं उठने दे रहे। यही तो सबसे बड़ी दुश्मनी है जालिमों की हमसे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज बहुत ही अहम आपके सामने कुछ फैक्ट्स आने वाले हैं और जिस तरह से महमूद प्राचा साहब हर हफ्ते सैटरडे को हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम महमूद प्राचा साहब के शुक्रगुजार हैं। आज जो खास बात हम करने जा रहे हैं वो ये कि दिल्ली पुलिस की बड़ी तारीफ की है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। उन्होंने ये कहा है कि पेंडेमिक को हैंडल करने में और दिल्ली रॉयट्स को जो 2020 फरवरी में हुए थे उनको फेयर और स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए उनकी तारीफ की है। उसके अलावा ये भी कहा है कि दिल्ली पुलिस को एक परसेप्शन मैनेजमेंट सेल बनानी चाहिए, लेकिन यानी हमारी और आपकी सोच क्या हो ये बदलने का काम भी अब दिल्ली पुलिस करेगी, ऐसा कुछ इशारा दिया है अमित शाह जी ने कि उन्हें यह भी काम करना चाहिए। अब तक आप समझ गए होंगे कि गोदी मीडिया का किस किस तरह से इस्तेमाल होता है। ये अमित शाह जी कह रहे हैं कि परसेप्शन मैनेजमेंट सेल बनानी चाहिए। इसके अलावा जो और दूसरी बात है वो गुजरात के जो 2008 के धमाके थे उसमें फैसला आया है जिसमें 49 में से 38 को डेथ सेंटेंस और 11 को लाइफ इंप्रिजनमेंट का फैसला आ गया है। ये वही वक्त था जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे 2001 से 2014 में, और ये 2008 में ये वाकया हुआ था। महमूद प्राचा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आपने दिल्ली दंगे जिन्हें कहा जाता है फरवरी 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप भारत के सफर पर थे, उस वक्त जो दिल्ली में दंगे हुए थे, आप बिल्कुल पहले दिन से बल्कि पहले मिनट से आप इसको देखते चले आए हैं और उसके बाद आपने बहुत से मुकदमे लड़े हैं और मुकदमे मुसलसल अदालतों में आप हैं उन वाकयात के। इसमें अमित शाह जी कह रहे हैं दिल्ली पुलिस का पीठ थपथपा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत ही फेयर और स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन की है, उसके लिए उन्होंने बहुत तारीफ की है। आप क्या कहते हैं? आपका तजुर्बा क्या है इस सिलसिले? जो दिल्ली में हमले आरएसएस और बीजेपी और पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से मिलकर और जिसके जो एविडेंस आ रहे हैं उसके तार पॉलिटिकल लीडरशिप यानी कि अमित शाह सब तक जाते साफ नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे करके परतें खुलती जा रही हैं। तो उस हिसाब से तो जाहिरी बात है कि उन भ्रष्ट अधिकारियों को प्रोटेक्ट करना, उनको हौसला देना और उनको ये मैसेज देना कि हम लोग बैठे हैं ऊपर और तुमको बचाएंगे भले ही कुछ भी हो, ये एक तरह से गैर मुनासिब बात है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जी जी जी। जरूरत इसलिए पड़ रही है कि बावजूद इसके कि हाईकोर्ट के जज साहब एक ट्रांसफर हुए, दिल्ली के जो दंगों के स्पेशल जजेस मुकर्रर हुए थे, एक सेशंस जज साहब और एक सीएमएम साहब, उनका ट्रांसफर किया गया और ये तीनों जजेस ने दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों के खिलाफ, यहां मैं अभी इस पे आऊंगा, लेकिन ये फर्क दिमाग में रहना बहुत जरूरी और आवश्यक है। दिल्ली पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारी और दिल्ली पुलिस में जमीन आसमान का फर्क है, ये हमेशा आप ध्यान में रखें, आपके सामीन भी। जी जी। तो वो भ्रष्ट अधिकारियों को कोर्ट से हर दिन, बावजूद इसके के जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने कहा था, उनकी जबान में ही देखा जाए तो
जुडिशरी के ऊपर भी बहुत दबाव है। तो लेकिन बावजूद इसके कि जजेस तक ट्रांसफर किए जा रहे हैं जो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक के बाद एक ना सिर्फ टिप्पणियां कर रहे थे, एडमोनिशन कर रहे थे, उनके सीनियर ऑफिसर्स यहां तक कि कमिश्नर डीसीपी को रोज लिख रहे हैं कि ये सारी इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हो रही है। फाइन लगाए, हमारे एक केस में जिन जज साहब ने फाइन लगाया था 20,000 का, उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि वो एक के बाद एक डेली के बेसिस पे जो भ्रष्ट अधिकारियों ने इन्वेस्टिगेशन तोड़ मरोड़ के पेश की, इन्वेस्टिगेशन नहीं की, इन्वेस्टिगेशन आरएसएस, बीजेपी और दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए, और बेगुनाह जो लोग पीड़ित थे, जो लोग सफरर्स थे, उन्हीं को झूठा मुकदमा में फंसाने के लिए जो टिप्पणियां अदालतों से रोज आ रही थी, उसको इन भ्रष्ट अधिकारियों के मन में भी अब कानून का डर आने लगा था, और वो लोग भी अब बहुत ज्यादा इस गलत कार्रवाई को करने को तैयार नहीं लग रहे थे। ऐसे भी जो सिग्नल्स आने लगे थे कि अफसर आके भी बहुत मतलब जजेस के सामने अपनी बेबसी का इजहार करने लगे थे। तो उस सब को, उन भ्रष्ट अधिकारियों को ये हौसला देने के लिए ये टिप्पणी की गई है, लेकिन ये एक ऐसे मौके पे की गई है जो शायद बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए थी, और इसमें अपना परसेप्शन उन्होंने रखा है। मैं इस बात को भी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर उनका, अमित शाह साहब का जाती परसेप्शन ये है तो वो बात दुरुस्त हो सकती है कि वो, उनका परसेप्शन ही ऐसा है कि वो पुलिस के अधिकारियों का दुरुपयोग करने के लिए जाने जाते हैं। गुजरात मॉडल को बहुत अपने सर्कल्स में बहुत एक गुरूर से बताते हैं कि हमने गुजरात में जो 2002 में जिस तरीके से मैनेज किया, वही मॉडल वो रिपीट करना चाह रहे थे दिल्ली में, और वो भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के जरिए ही हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। तो वो मॉडल इंप्लीमेंट करने से मेरा ऑफिस और मैं खुद इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है हम लोगों ने, तो इसीलिए मुझसे उनकी खास दुश्मनी भी है, और मेरे ऑफिस में उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाके दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों से रेड भी करवाई 15 घंटे तक, जिसका अंजाम आप लोगों को सबके सामने कि उनको कोई भी झूठे सबूत पैदा करने का मौका भी नहीं मिल पाया। तो इन पस मंजर में ये बोलना चाहूंगा मैं। लेकिन बाकी जो बातें कही हैं, जो ऑफिशियली उनके पास नीचे से उनकी स्पीच के लिए तैयारी होकर जो अफसरों ने भेजी होंगी, जैसे उन्होंने कहा कि पेंडेमिक में दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, तो इसमें कोई शक नहीं है। बावजूद इसके कि बाकी सभी जो कर्मचारी थे, जिसमें सब सिरे फहरिस्त जो, या सबसे पहले सफाई कर्मचारियों का जिक्र आना चाहिए था, उसके बाद डॉक्टर्स का, नर्सिंग स्टाफ का, तो पुलिस का जो रोल था, वो सफाई कर्मचारियों के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा रिस्क लेके बगैर किसी हेल्प के गवर्नमेंट से, मतलब इक्विपमेंट्स भी नहीं थे कुछ उनके पास, और बहुत सारे दिल्ली पुलिस के अधिकारी बीमार भी हुए, इसमें कईयों की डेथ्स भी हुई, तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही ज्यादा एग्जेम्पलरी खतरा लेके और बहुत ही ज्यादा मेहनत से और बहादुरी के साथ दिल्ली पुलिस ने कोविड के दौरान बहुत अच्छी कार्रवाई की। वो उनके पास नीचे अफसरों के जरिए से बात आई होगी तो उन्होंने कही, लेकिन वहां भी अपनी ये बात जो कमी सरकार की थी वो छुपा गए कि हमने सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर सफाई कर्मचारियों के लिए लिया था कि उनको जो WHO की गाइडलाइंस के तहत कोविड की किट्स मिलनी चाहिए, वो किसी भी दिल्ली पुलिस के अधिकारी को भी नहीं मिली है। और उसके बारे में जो सॉलिसिटर जनरल साहब थे, उन्होंने गलत बयानी सुप्रीम कोर्ट में की थी कि हम WHO की गाइडलाइन से सफाई कर्मचारियों को सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो इस बात को उन्होंने हाईलाइट नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था, कि बावजूद इसके कि पुलिस के पास कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। और एक तरह से अगर दिल्ली दंगों से और कोविड का भी रिश्ता देखा जाए तो बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर इतना दबाव था मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को जबरदस्ती उठाने का, कि उन्होंने कोविड गाइडलाइंस की बरखिलाफी करके भी बहुत सारे लोग उठाए। उससे भी कोविड दिल्ली पुलिस के बहुत सारे अफसरों को भी फैला और बहुत सारे जो मुलजिमान थे उनको भी कोविड भी हुआ। तो ये भी खतरा दिल्ली पुलिस के उन अधिकारियों को जिनका भ्रष्टाचार के
के सिर्फ में नाम आता है, जो उनके दबाव में काम कर रहे थे, उन लोगों को भी कोविड का सामना करना पड़ा, क्योंकि ऊपर से इतना दबाव था कि ये कार्रवाई कोविड के दौरान भी नहीं रुकनी चाहिए, लोगों को फंसाने की, झूठा उठाने की। तो ये है कोविड की बात। दूसरी बात उन्होंने कही कि और भी वो बहुत ही ज्यादा मेहनत से काम करते हैं, फॉरेन डिग्निटरीज आती हैं, ये आती हैं, तो इसमें भी कोई शक नहीं है। दिल्ली पुलिस अगर टोटलिटी में देखा जाए तो बहुत ज्यादा अंडरस्टाफ्ड, बहुत ज्यादा अंडरस्टाफ्ड, उसके बावजूद भी वो लॉ एंड ऑर्डर जिस प्रकार की मेंटेन, और वो बहुत अच्छी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है दिल्ली की, लेकिन अगर इस तराजू में तोला जाए कि कितने उनके नंबर्स हैं, कितने उनके पास फैसिलिटीज कम है, तो एक बहुत अच्छा काम दिल्ली पुलिस कर रही है। अब इससे भी बेहतर हो सकता था, लेकिन जो भी अफसर ईमानदार हैं, और ये बात भी मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ज्यादातर अफसर जो ईमानदार हैं और ईमानदारी से किसी भी हालत में हटना नहीं चाहते, वो सब आज पनिशमेंट पोस्टिंग गुजार रहे हैं। अगर उन ईमानदार अफसरों को लीड करने का या काम करने का मौका दिया जाएगा, उन ऑफिसर्स को या कर्मचारियों को, तो दिल्ली पुलिस की इन जो कम फैसिलिटीज के अंदर भी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा और इंप्रूव हो जाएगी। मगर ये काम मुझे मानना पड़ेगा कि दिल्ली पुलिस बहुत ही कम रिसोर्सेज में, बहुत ही कम नंबर्स में अच्छा काम कर ही रही है बनिस्बत दूसरी जगहों के मुल्क की। जी प्राचा साहब, एक बात जो और बहुत ही अहम कही है, जो आमतौर पर डेमोक्रेसीज में सुनने में नहीं आती, ये 5 साल का रोड मैप बनाए, कमिश्नर से कहा, और साथ में ये कहा कि परसेप्शन मैनेजमेंट सेल तैयार करें। ये परसेप्शन आखिर हकीकतों के अलग ही तो कोई परसेप्शन बनाने की बात होती है। अगर सही खबर सब लोगों तक पहुंचती रहे तो सही खबर के साथ परसेप्शन अलग से मैनेज करने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये झूठ बोलने का इंतजाम करने का कुछ कोई बाकायदा सरकारी इदारा खुलने वाला क्या चीज है? अब ये भी मुझे जो लफ्जों का इस्तेमाल हुआ है वो है इसमें जो अहम या महत्वपूर्ण है, परसेप्शन मैनेजमेंट। मतलब परसेप्शन, तो जो चीज नजर आती है वो परसेप्शन लोगों को हासिल हो ही जाती है, लेकिन जो बुरे कारनामे कराए जा रहे हैं, और ये इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, एक तरह से ये अपने इकबालिया जुर्म है, इकबाल जुर्म है कि जो हम लोग आपसे गैर कानूनी काम कराने के लिए जो दबाव डालते हैं, उसकी वजह से जो छवि खराब होती है। और ऑब्वियसली कोई दिल्ली के दंगों में ही जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कुछ गलत काम नहीं कराती है, बल्कि रोजमर्रा की इन्वेस्टिगेशन को भी एक खास तरीके से अपने लोगों को बचाने के लिए, और जो 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 क्राइम्स हैं जो खुद इनके मित्र पॉलिटिकल लीडरशिप के या इनके सहयोगी या इनके ऑफिस बेयरर्स करते हैं, उनको भी दबा के छुपा के रखने के लिए भी एक गलत इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जो मजबूरी में अफसरों को करनी पड़ती हैं। इसलिए भी करनी पड़ती है कि अच्छी पोस्टिंग चाहिए। तो उस परसेप्शन का नतीजा जो होता है, उन कारनामों का नतीजा ये होता है कि एक भ्रष्टाचार का जो एक माहौल बना हुआ है, टोटल भ्रष्टाचार का दिल्ली पुलिस में, और भी इदारों में है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस में ही है, उस परसेप्शन को, मतलब उस इमेज को छुपाने के लिए, ढकने के लिए जो तरीकाकार भारतीय जनता, पहली भी सरकारें ऐसा करती थी, लेकिन और जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है वो भी बहुत बड़े लेवल पे यही काम कर रही है। हजारों करोड़ रुपए इस बात पे खर्च होते हैं कि जो सरकार के गंदे कारनामे हैं उनको पर्दा ढांक के और एक अच्छी इमेज पेश की जाए जो कि असलियत से परे है, दूर है। वही काम जो अरविंद केजरीवाल साहब ने, आम आदमी पार्टी ने शायद आरएसएस और बीजेपी से सीखा है, मोदी जी से सीखा है, और अमित शाह जी तो मोदी जी के थिंक टैंक हैं कहा जाता है, पता नहीं कहां तक दुरुस्त है या गलत है। तो ये परसेप्शन मैनेजमेंट, असलियत को छुपाने के लिए उस पर पैसा खर्च करो, पूरी मीडिया साथ में, और दिल्ली पुलिस को भी एक सेल ही क्रिएट कर दिया है। आप शायद ये बोल रहे थे क्रिएट करने की बात है, लेकिन उन्होंने न्यूली क्रिएटेड परसेप्शन मैनेजमेंट सेल का नाम दिया है। दिल्ली के दंगों में भी हमारे जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे इफेक्ट को काउंटर करने के लिए पूरी
मीडिया मैनेजमेंट एजेंसी हायर कर रखी है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल में, कि जो हम कोर्टों से ऑर्डर लेते हैं उनको छुपाया जाए और ढका जाए। और अगर कोई भी शुरुआती दौर में, क्योंकि हम ऐसी ऐसी बातें जजेस के सामने भी रखते हैं, तो शुरुआत में हर एक जज एकदम हैरान हो जाते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आप गलत बात कर रहे हो प्रचा साहब। तो शुरुआती दौर में कुछ हमारे खिलाफ भी फैसले आते हैं, तो उसको हाईलाइट कराने के लिए पूरी एक मीडिया एजेंसी हायर कर रखी है। तो वही अब ये पूरे लार्ज स्केल पे भी करने का प्रोग्राम है, लेकिन इसमें पैसे बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं होगा। इतने पैसे जो सैकड़ों या हजारों करोड़ रुपए इस परसेप्शन मैनेजमेंट पे खर्च किए जाएंगे, अगर तनख्वाहें बढ़ाने पे दिल्ली पुलिस के, अगर उनको और फैसिलिटीज देने पे खर्च किए जाएं, तो मैं समझता हूं दिल्ली पुलिस बहुत ज्यादा अच्छा काम कर सकती है। और ईमानदार अफसरों को लीड करने का मौका दिया जाए तो दिल्ली पुलिस इससे भी बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रही है, जितनी इन हालात में कर पा रही है। महमूद प्राचा साहब, आप ये बताइए कि कानूनी तौर पर आप कह रहे हैं कि कोई किसी भी पोजीशन पे हो, प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, कानून सभी के लिए है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल है? हम तो यही काम प्रैक्टिकल भी है, यही काम तो हम कर रहे हैं जिसकी वजह से सारे जालिम दुश्मन है हमारे, कि इन मुश्किल हालात में भी भारत के संविधान में, भारत के सिस्टम में, इसी जो कमजोर कर दिए गए इदारों से में भी इतनी ताकत बाकी है कि वो एक आम आदमी को इंसाफ दिला सके, और एक बड़े से बड़ा इंसान, चाहे वो किसी भी ओहदे पे बैठा हो, उसको सजा भी दिला सके, अगरचे वो कोई जुर्म करता है, गुनाह करता है या कानून तोड़ता है। तो यही तो हमसे दुश्मनी रखने की जालिमों की सबसे बड़ी बुनियाद और वजह है कि हम लोगों का यकीन, एतमाद, भरोसा संविधान के ऊपर से और भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर से, भारत के निजाम, संविधान और सिस्टम के ऊपर से लोगों का नहीं उठने दे रहे। यही तो सबसे बड़ी दुश्मनी है जालिमों की हमसे। अच्छा महमूद प्राचा साहब, अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो एक ताजा फैसला गुजरात से आया है 2008 के बम धमाकों के बारे में। उस केस में आप भी कुछ एक्यूज के मुकदमे को आप देख रहे थे। अभी जिस किस्म का ये फैसला आया है, 38 लोगों को सजाए मौत, भारत की लीगल हिस्ट्री में इतने लोगों को एक साथ सजाए मौत का कोई वाकया नजर नहीं आता। इससे कुछ कम लोगों के खिलाफ राजीव गांधी के असैसिनेशन वाले मामले में आया था। क्या कुछ है ये वही गुजरात मॉडल जिसका वो जिक्र करते रहते हैं? क्या है ये? इतने लोग मारे गए, किसने किया? क्या क्या कुछ है? आप इस मुकदमे के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपने इसको बहुत नजदीक से देखा। इस मुकदमे का, जैसे बाकी मुकदमों का भी जो हश्र है, आप भी इस बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। अब मैं इतना ही कह सकता हूं कि शुरू में कई मुलजिम हमारे क्लाइंट थे, अलग अलग वजूहात से उनके ऊपर दबाव भी डाले गए और उनके ऊपर एक काम भी किया गया, कैंपेनिंग भी की गई कि वो हमें अपना वकील हटा दें। ज्यादातर लोगों ने हटा दिया, लेकिन एक मुलजिम इसमें, जो मंसूर पीर भाई, और बहुत ही दुख के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि वो एक बहुत ही, आज उसके वालिद का भी इंतकाल हो गया है सुबह सुबह, और वो बीमार हुए इन्हीं झूठे मुकदमों की वजह से। तो मंसूर पीर भाई को इंडियन मुजाहिदीन का मीडिया सेल का चेयरमैन, हेड बताया जा रहा था। वो बाइज्जत बरी हुआ है, मैं उसी का एक वकील मैं बच गया था बस। और मुझे फिर वहां जाके मौका मिला 2-3 लोगों का क्रॉस एग्जामिनेशन करने का, और उसकी बुनियाद पे जो है ये जजमेंट में से ये लोग बरी हुए। अब क्यों सजा हुई, उस एस्पेक्ट को मैंने ट्रायल में देखा ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो रोल था वो, लेकिन मेन रोल जो दिखाया गया था, इन्हीं लोगों का दिखाया गया था कि इन्होंने ही मीडिया में ईमेल भेजी और उसके बाद ये सब कोऑर्डिनेट करके ये ब्लास्ट हुए। लेकिन ये सारे लोग जो बरी हो गए हैं, वो हमारी जो इन केसों को लेने की जो एक हमारा फॉर्मूला कहें या कुछ भी कहें, कि हम इन केसों के पीछे सच्चाई ढूंढने के लिए काम करते हैं कि कहीं किसी को बेगुनाह को फंसाया गया है,
तो उसका मतलब साथ साथ ये भी होता है कि गुनहगारों को बचाया गया, क्योंकि डेथ्स तो हुई हैं, पूरी दुनिया ने देखी। अब हमारे वाले केस में तो हमने ये साबित कर ही लिया, इसी केस में मतलब इसी जो ट्रायल चले हैं, कि हमारे लोग बेगुनाह थे, और हमने पूरी मतलब बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ इस बात को एस्टेब्लिश किया कि ये लोग झूठे फंसाए गए। जो बाकी जिन लोगों को सजा हुई है उनके वकीलों से ये सवाल होना चाहिए कि, क्योंकि उसकी नौयत वही बता पाएंगे और ये है इसकी बुनियाद, लेकिन इस तरीके से केस किए जाने चाहिए कि अगर लोगों को झूठा फंसाया गया है तो उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ भी जो कानून में प्रावधान है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना ये झूठे फंसाने का काम। और जिस तरीके से आपने भी देखा है बहुत सारे केसेस में, जिस तरीके से पैरवी होती है कि, और जिस तरीके से मैं आपको एग्जांपल दूंगा हिमायत बेग का, जिसमें 5 डेथ सेंटेंस थे और 5 फांसी थी, उसमें 54 जगह जो डिफेंस काउंसिल थे उसके, उन्होंने कंसीड की थी बातें 54 चीजें। और हमारा सबसे ज्यादा टाइम कोई 1.5-2 महीने जो हमारा डिवीजन बेंच में मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट में टाइम लगा था, सबसे ज्यादा हमें उस अपील में जिसमें हिमायत बेग 5 फांसियों से बरी हुआ, सारा ये एस्टेब्लिश हुआ कि इंडियन मुजाहिदीन की कहानी, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी इंडियन मुजाहिदीन की, इंडियन मुजाहिदीन की कहानी गढ़ी गई थी वहां की पुलिस ऑफिसर्स द्वारा महाराष्ट्र के, जिसमें राकेश मारिया साहब जो उसके चीफ थे उस वक्त। जब ये एस्टेब्लिश हम लोगों ने किया तो वहां भी जिस तरीके से ट्रायल हुआ था उसको, उसकी गलतियों को, और उसमें गलतियां नहीं कोताहियों को, कि जिसमें खुद ही कंसीड किया गया था बहुत सारी बातों, उसको ठीक करने में हमारा सबसे ज्यादा टाइम और मेहनत लगी थी। ये सच्चाई है। तो अब लेकिन केस टू केस बेसिस पे ही होता है। अगर इस केस की भी जब पूरी जजमेंट हमें पढ़ने को मिलेगी तो मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी कर सकता हूं, लेकिन अभी तो आपको उनके जो दूसरे वकील हैं उनसे पूछना चाहिए या उन तंजीमों से पूछना चाहिए जिन्होंने वो मुकदमा की लीगल पैरवी की। मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि हिमायत बेग के मामले में महमूद प्राचा साहब ने 5 डेथ सेंटेंसेस और तकरीबन इतनी ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट खत्म कराई थी। और जिस दिन ये फैसला आया था उसी दिन महमूद मदनी ने महमूद प्राचा साहब को इस मुकदमे से हटा दिया था। ये जिस दिन उस बड़ी कामयाबी को सेलिब्रेट करने का था, उस दिन महमूद प्राचा को इस केस से हटा दिया गया था। और नहीं हटाया नहीं था, बल्कि ये कहा था कि हम प्राचा साहब से अलग हो रहे हैं। हटाएंगे क्या, मैं कोई उनका कोई गुलाम या नौकर थोड़ी हूं। लेकिन उन्होंने ये ऐलान कराया था उनकी तंजीम ने कि हम उनसे अलग हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं। क्योंकि उसकी वजह, जो बुनियादी वजह ये थी कि हम लोगों ने, हमारा इसमें लाइन सीधी है कि अगर झूठा फंसाया गया हिमायत बेग को, जिसमें इतने लोगों की डेथ हुई है, तो जिन लोगों ने किया तो उनको पकड़वाना भी हमारी ड्यूटी है। इसीलिए हमसे उन्होंने तर्क ताल्लुक शायद किया, लेकिन ये सवाल भी आप उन्हीं से पूछे तो बेहतर होगा। मगर बुनियादी बात यह है कि राकेश मारिया साहब जो हैं, जिसके खिलाफ सबूत आए थे, वो आज भी आराम से अपने घर में बैठ के टीवी देख रहे होंगे और अपनी फिल्म लाइन में अपनी कहानियों को आगे बढ़ा रहे होंगे, जो उन्होंने कहानी हिमायत बेग को फंसाने के लिए झूठी घड़ी थी। ये है बुनियादी बात। उनके खिलाफ कार्रवाई हम नहीं कर पाए। मैं अपने दर्शकों को, देखने वालों को बताऊंगा कि गूगल करें, TwoCircle.net की एक स्टोरी थी, प्राचा सैक्ड फ्रॉम हिमायत बेग, या इस किस्म की कोई हेडिंग थी। आप गूगल करके देखें, कितना घटिया रीजन दिया था, वो आप लोग देख सकते हैं। अब आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे? ये लीगल जो पैरवी की बात करते हैं, जो जिनके बारे में पता चलता है कि बहुत बड़े बड़े चंदे भी इकट्ठे करते हैं, उससे हट करके आखिर क्या कुछ हो? देखिए, आम आदमी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता, नहीं कर पाता जिस तरह से आप लड़ते हैं। तो आखिर क्या कुछ हल हो कि बेगुनाह लोग ना फंसे? इंडियन मुजाहिदीन की पूरी कहानी नाकाम हो गई। बिल्कुल, मैं तो याद दिला दूं कि जब इंडियन मुजाहिदीन एक नाम यहां आया था, उससे पहले अमेरिकन थिंक टैंक्स में यह डिस्कशन था कि अब पाकिस्तान को यह कहना बंद करो कि ये
ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म है, अब होम ग्रोन टेररिज्म है, ये अमेरिकन कह रहे थे। उसके बाद हमारे यहाँ इंडियन मुजाहिदीन नाम का एक भूत छोड़ा गया था। खैर, ये मैं इसमें नहीं जाता। आखिर में आप ये बताइए कि पैरवी किस तरह से हो, क्या कुछ हो, आप कुछ टीम अपनी कोई मजबूत करने का कोई इरादा रखते हैं, क्या कुछ है? कैसे जान छूटे आम आदमी की जो अचानक पुलिस के दरवाजे पर आने पर डर जाता है, सहम जाता है, घर के लोग डर जाते हैं, कुछ गुनाह किया हो या ना किया हो, फिर वो मुकदमों का सिलसिला शुरू हो जाता है। देखिए, बगैर तंजीमों की मदद के, बगैर अवाम की मदद के, बगैर हमारी जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज की कम्युनिटीज हैं उनकी लीडरशिप की के उनकी तंजीमों की मदद के बगैर मैं अकेला और मेरा मुट्ठी भर साथी, मेरा ऑफिस ये काम नहीं कर सकता अकेले। क्योंकि मैं इन केसों के लिए ना तो चंदा इकट्ठा करता हूं, ना पैसे लेता हूं, ना ये मेरा काम है, ना मैं ये करना चाहता हूं और ना मैं ये करूंगा। तो हम एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ताकि लोग ये देख सकें कि ये काम हो सकता है, ये काम बहुत मुश्किल या इम्पॉसिबल नहीं है। अगर ये बात सरासर गलत होगी अगर हम ये कहें कि सिर्फ हम ही इतने काबिल हैं कि हम ये केस इस तरह कर पा रहे हैं, कोई भी कर सकता है। तो अब लोगों को जरूरत यह है कि अपने कायदों के ऊपर, अपनी तंजीमों के ऊपर, और सिर्फ मुस्लिम कम तंजीमों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC की कम्युनिटीज जो है, माइनॉरिटीज की दूसरी जो लीडरशिप है या तंजीमें हैं, उन पे ये दबाव बनाए कि जिस तरीके से हमारा ऑफिस इस तरीके से एग्जाम्पल सेट कर रहा है, वही काम वो भी करें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी कार्रवाई में कोई कमी है जिसको इंप्रूव करने की जरूरत है। लेकिन ये काम सिर्फ हम कोई ऐसे खास या ज्यादा होनहार नहीं है जो हम ही कर पा रहे हैं, कोई भी कर सकता है अगर मेहनत से, थोड़ी हिम्मत और मेहनत से। और अगर तंजीमें खड़ी होंगी पीछे तो आराम से वकील तो एक से बढ़कर एक बहादुर और एक से बढ़कर एक होशियार, हमसे भी ज्यादा ज़हीन, हमसे भी ज्यादा बहादुर वकील पूरे मुल्क में मौजूद हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज और OBC कम्युनिटी में बहुत वकील अच्छे मौजूद हैं। पीछे खड़े होने का काम तंजीमों का है। अगर वो खड़े होंगे तो हमारे से भी अच्छा काम करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। लेकिन हम ये कम से कम दुनिया को दिखा रहे हैं और सब अपनी आवाम को भी दिखा रहे हैं कि ये काम इस तरीके से हो सकता है। और जरूरत इस बात की है कि पुलिस संविधान और कानून से काम करे, सरकारी अफसर संविधान और कानून से काम करे। सिर्फ इतना ही तो करते हैं हम, क्या दुश्मनी है हमसे? और हम ये कहते हैं कि जो काम जिस तरीके से आयद है संविधान और कानून में, उस तरीके से पुलिस करेगी और सरकारी अधिकारी करेंगे और जजेस करेंगे, और कोई तरीका नहीं चलने देंगे। इतना ही तो कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे हैं। जी जी, तो बहुत इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हमारा जो ये काम था कि हम इसको कर, ऐसा हो सकता है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। भारत के संविधान में इतनी ताकत है, डिस्पाइट ऑल ऑड्स, वो हम करके दिखा रहे हैं। बाकी आवाम के ऊपर है, तंजीमों को मजबूर करें, तंजीमों के साथ गुजारिश करें कि ये काम जो प्राचा साहब के ऑफिस से हो रहा है आप उससे बेहतर कर सकते हो, वो काम करो। वो काम मत करो जो ढर्रे के ऊपर कई दशकों से चला आ रहा है, वो गलत है, वो बहुत बड़ा अन्याय और जुल्म है, और जुल्म की मदद करने जैसा ही है। मैं आखिर में अपने दर्शकों से एक वाकया बता देता हूं और इसी पर क्लोज करेंगे। मैं खुद जाती तौर पर, चूंकि अदालतों के कुछ ऑर्डर्स और बहुत सी चीजें मेरे सामने हैं, मैं जमाते इस्लामी के हेड उमरी साहब थे, अब नहीं है वो, जलालुद्दीन उमरी साहब, उनसे मैं मिला जाती तौर पर, बिल्कुल 1 to 1। आज मैं इसलिए पब्लिक कर रहा हूं कि लोगों को पता चले। इसी तरह से मौलाना अरशद मदनी साहब से भी मिला और मैंने उनसे यही कहा कि आप अपनी लीगल सेल से, जो अपने वकील हैं, उनसे ये प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगो कि आखिर कर क्या रहे हैं। हकीकत यह है कि ये मुनाफिकी वाला काम कर रहे हैं और एजेंसियों के साथ मिले हुए हैं, ऐसे कोर्ट ऑर्डर से साफ साफ नजर आ रहा है। इसको अब ज्यादा नजदीक से समझने देखने के लिए मैं समझता हूं आवाम की और जो कानून जानते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि इसको किसी तरह से लोगों को सही मदद मिले, इसको इंश्योर करें, गौर करें, मेहनत करें तो जरूर, जैसा कि प्राचा साहब ने कहा कि नामुमकिन कुछ नहीं है। हम एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है। संविधान में हमें क्या कुछ मजबूती दी है संविधान ने, उसको इस्तेमाल करने की और उससे फायदा उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब। ये मैंने इसलिए बता दिया कि कब तक बात छुपाएं,
लोगों को कब तक ना बताएं। नाम लेकर के इसलिए बताना पड़ा कि मैं खुद जाती तौर पर पर्सनली इन दोनों लीडरों से, जमात इस्लामी और जमीयत उलमा के लीडरों से मिला हूं, उन्हें रिक्वेस्ट की है, लेकिन अदालतों में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही उनके वकीलों के काम करने के तरीके में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।